जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार और आप सभी लोगों का मेरे चैनल कुमार बायोलॉजी हब में स्वागत है। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा गुणसूत्र। मोस्ट इम्पोर्टेंस हम इसलिए कह रहे हैं, अगर आपको गुणसूत्र के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप लोग नहीं जान सकते हो कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। आप लोग नहीं जान सकते हो सिंड्रोम्स के बारे में, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, लैंग डाउन सिंड्रोम। ये सारे क्वेश्चन हमारे गुणसूत्र से ही निकल के आए हुए हैं। तो बिना समय गवाए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र को जानने से पहले हम थोड़ा बहुत कुछ कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिका क्या है? कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकाएं पाए जाते हैं, जैसे आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ठीक है। और आपका एक कोशिका में और पाया जाता है जिसका नाम होता है प्लाज्मिड। एक कोशिका में और पाया जाता है जिसका नाम होता है वैक्यूल्स, और पाया जाता है लाइसोसोम। इनके साथ साथ बहुत ही इंपोर्टेंट कोशिका में जो है हमारा वो है न्यूक्लियस। और ये जो गुणसूत्र है वो न्यूक्लियस के अंदर ही भरे रहते हैं धागेनुमा संरचना के रूप में। इनकी टोटल संख्या जो होती है वो होती है 46। अगर हम गुणसूत्र की परिभाषा की बात करें तो गुणसूत्र की परिभाषा होगी कि गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन है जो दंडाकार धागेनुमा संरचना के रूप में दिखाई देते हैं, तथा कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र दंडाकार, छलाकार, गोलाकार, तंतुमय दिखाई देते हैं। तो अगर हम बात करें इसके आकार की, चलो आकार की बाद में बात करते हैं, पहले हम गुणसूत्र की संरचना की बात कर लेते हैं। तो गुणसूत्र का डायग्राम हमने पहले बना रखा है, संरचनाओं का नाम नहीं लिखा है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। इसकी जो गुणसूत्र में जो पहली संरचना पाई जाती है उसका नाम होता है पेनिकल। पेनिकल गुणसूत्र के आवरण का काम करती है। इनके साथ साथ इसमें ये जो तरल नुमा पदार्थ भरा रहता है इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। यह अक्रिय पदार्थ होता है जो गुणसूत्र के समृद्ध होने में हेल्प करता है। अगली संरचना जो है हमारी, इसको कहा जाता है क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा ये दो संरचनाएं हैं, ये वाली। और इन क्रोमोनिमेटा संरचनाओं पर ये जो दो धागे हैं इनको कहा जाता है क्रोमैटिड्स। और इन क्रोमैटिड्स पर कुछ गहरे रंग की संरचनाएं पाई जाती हैं जिनकी संख्या तथा संरचना और जो समान दूरी पर स्थित रहती हैं, ये वाली संरचनाएं, इनको कहा जाता है क्रोमोमियर्स। अरे इन क्रोमोमियर्स को ही अगला नाम जो दिया गया है वो दिया गया है जीन्स, जिसको मेंडल ने कारक का नाम दिया था। मेंडल के बारे में आप लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो जीन्स है इनकी संख्या तथा संरचना तथा दूरी समान होती है। तथा जीन्स के बारे में थोड़ा सा अगर हम आपको बताते चले तो जीन्स जीवों के अनुवांशिक लक्षणों के भाग होते हैं, जीन्स, ठीक है। तो अगली संरचना जो पाई जाती है हमारी वो पाई जाती है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, यानी कि प्राथमिक संकीर्ण, प्राथमिक विभाजन। अगली संरचना जो है इस संरचना को कहा जाता है सेंट्रोमियर। इसके बाद में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया, यानी कि प्राथमिक विभाजन। इसके बाद में जो है जो दूसरी संरचना ये वाली हमारी होती है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के पश्चात एक संरचना बनती है जिसका नाम होता है सैटेलाइट। ये रही गुणसूत्र की संरचना।
तथा उसके सारे नाम। पहली संरचना को कहा जाता है पेलिकल, जो गुणसूत्र के आवरण का काम करती है। दूसरी संरचना का नाम होता है मैट्रिक्स, जो गुणसूत्र के संघनित होने में हेल्प करती है। और तीसरी संरचना को कहा जाता है क्रोमोनोमेटा। क्रोमोनोमेटा, ये दो संरचनाएं जो हैं क्रोमोनोमेटा हैं, और इन संरचनाओं को ही क्रोमेटिड्स नाम दिया गया है। और क्रोमेटिड्स पर ही ये गहरे रंग के बिंदु पाए जाते हैं जो संख्या, संरचना तथा दूरी में समान होते हैं। इनको कहा जाता है क्रोमोमियस, जिनका नाम जो होता है कहते हैं जीन्स। जीन्स जीवों के अनुवांशिक लक्षणों के भाग होते हैं। उसके बाद में अगली संरचना पाई जाती है हमारी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यानी कि प्राथमिक विभाजन। अब देखो हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। जैसे पिता का युग्मक स्पर्म तथा मादा का युग्मक ओवम जब दोनों आपस में संलयन करते हैं तो जीवन की पहली कोशिका युग्मनज यानी कि जाइगोट बनती है। ये चीज तो आपको पता ही होगा। तो एक कोशिका से हमारा शरीर इतना बड़ा कैसे हो गया? हो गया कि कोशिका विभाजन के द्वारा। कोशिका विभाजन 1 से 2 में टूटती है, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में। इसे कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। अब कोशिका 1 से 2 कोशिकाओं में टूटेगी तो जो कोशिकाएं ये आसानी से इस वाली कोशिका में आ जाएंगी, क्योंकि इनमें तो कुछ भरा नहीं है। भरा किस में है? न्यूक्लियस में। क्या गुणसूत्र कितने? 46। किस संरचना के रूप में? धागोनुमा संरचना के रूप में। तो जब ये विभाजित होंगे तो ये क्या करेंगे? ये टूटेंगे। आप लोग देखो, कोई भी ना टूटने वाली चीज को अगर हम तोड़ेंगे तो वो बीच में तनेगी, तो ये जाहिर सी बात है गुणसूत्र भी तनेंगे। अब जब तनेंगे तो गुणसूत्र हमारे यहाँ पर ऐसे हैं, तो गुणसूत्र तनेंगे तो यहाँ पर ये वाली संरचना ऐसी हो जाएगी, छोटी सी हो गई। इसी को कहा जाता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यानी कि प्राथमिक विभाजन। जब एक कोशिका से 2 में टूटती है तो ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बनता है। जब प्राइमरी का पढ़ लिया तो एक ही बार तो टूटेंगे, लेकिन ये 2 बार कैसे टूट रहे हैं? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कुछ गुणसूत्रों में होता है, सब में नहीं होता है। तो ये रही गुणसूत्र की जानकारी कुछ आपके लिए। संरचना भी है, सबके बारे में हमने आपको बता भी दिया है। अब हम बात करते हैं आपके गुणसूत्र के इतिहास के बारे में। तो इतिहास के बारे में जानकारी लेने से पहले सबसे पहले हम कोशिका की जानकारी लेंगे, ठीक है। कोशिका की जानकारी लेंगे। अगर हम कोशिका की जानकारी लें तो सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कौन सी सन में की थी? 1665 में। उसके बाद में दूसरे वैज्ञानिक है जिनका नाम था एंटनी वॉन लीवनहोफ, जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। कौन से सन में की थी? इन्होंने की थी 1664 में। उसके बाद में कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन सी सन में की थी? 1831 में की थी। इसके बाद में एक साइंटिस्ट और आए हमारे, केंद्र की खोज हो गई, मृत कोशिका की खोज हो गई, जीवित कोशिका की भी खोज हो गई। उसके बाद में एक नए वैज्ञानिक है जिनका नाम था स्ट्रॉसबर्गर। 1875 में इन्होंने बताया कि केंद्र के अंदर कुछ धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं केंद्र के अंदर। इनके बाद में फिर से एक नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बाल्डियर। उन्होंने 1888 में बताया कि ये जो धागे नुमा संरचनाएं हैं इनको गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। और इन गुणसूत्रों पर क्या उपस्थित रहता है? हमारा डीएनए। और डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्टर ने। कौन सी सन में की थी? 1869 में। इन वैज्ञानिकों के नाम हमने लिखे नहीं है ताकि इस समय वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है अगर इन वैज्ञानिकों के नाम लिखते, तो इसलिए हमने इनके नाम नहीं लिखे। ये रही आपके गुणसूत्रों की बात। अगर हम बात करें गुणसूत्र के आकार की,
गुणसूत्र के आकार की बात करें तो गुणसूत्र की जो लंबाई जो होती है, गुणसूत्रों की लंबाई जो होती है वो होती है 0.5 से 30 माइक्रोमीटर तक की। अगर हम इसके व्यास की बात करें, गुणसूत्र के व्यास की बात करें तो इनका व्यास होता है 0.3 से 5 माइक्रोमीटर तक। सोचो कोशिका का व्यास ही हम लोग कोशिका को अपनी आंखों से देख सकते हैं क्या? हम नहीं देख सकते। कोशिका इतनी छोटी है, उसके अंदर भी इतने सारे कोशिकाएं पाए जा रहे हैं, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, फिर न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। कितने? 46। उनकी भी लंबाई है इतनी। चलिए तो हम अब आगे बात करते हैं गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र के प्रकार होते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो होता है वो होता है दैहिक गुणसूत्र। कौन सा होता है? दैहिक गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होती है 44। दूसरे प्रकार का गुणसूत्र जो है वो पाया जाता है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र। अच्छा, एक चीज इनके बारे में पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। अच्छा, आप ही सोचो, एक लड़का एक लड़की में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय? आप लोग देखोगे कि जहां पर लड़के के भी 2 हाथ होते हैं, लड़के के भी 2 हाथ होते हैं, ब्लड का रंग भी लाल होता है, इनका भी ब्लड का रंग लाल होता है, 2 आंखें, एक नाक, मुंह, जीभ, बाल, सब चीजें तो समान रहती हैं हमारी। तो फिर अलग क्या होता है? तो अलग होते हैं सेक्स ऑर्गन, अलग होते हैं। उनका भी मैटर बताते हैं आपको। गुणसूत्र जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। दैहिक गुणसूत्र, इनकी संख्या होती है 44। देखो कोशिका के केंद्र के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जा रहे हैं? 46। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा है? दैहिक गुणसूत्र, जिनकी संख्या होती है 44। इनको कहा जाता है दैहिक गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र यानी कि देह के अंगों का निर्धारण करना। ठीक है, जैसे क्या डिफरेंस होता है? सब चीज तो समान रहती है। एक लड़का और एक लड़की में सारी चीजें तो समान रहती हैं। अलग क्या रहता है? सिर्फ सेक्स ऑर्गन। तो जो दैहिक गुणसूत्र हैं उनका काम होता है देह के अंगों का निर्धारण करना। बात आती है लिंग गुणसूत्रों की। तो लिंग गुणसूत्र जो होते हैं देखो 44 तो यही होगा, बचे कितने? 2। तो जो मेल में गुणसूत्र होते हैं वो 2 होते हैं। मेल में यानी कि लड़के में कितने गुणसूत्र होते हैं? 2। कौन से होते हैं? एक्स और वाई। अगर हम बात करें फीमेल की तो फीमेल में कितने गुणसूत्र पाए जा रहे हैं? लिंग गुणसूत्र 2। कौन कौन से? एक्स और एक्स। इनका काम होता है लिंग निर्धारण करना। बाकी देह की चीजों का निर्धारण किसने किया? दैहिक गुणसूत्रों ने। 44 गुणसूत्रों ने। सारी चीजें समान होंगी, लड़का और लड़की, इनकी क्रिया विधि तक समान होगी। अलग क्या होगा? सिर्फ सेक्स ऑर्गन अलग होंगे। और सेक्स ऑर्गन इस चक्कर से अलग होंगे क्योंकि उनमें पाए जाएंगे लिंग गुणसूत्र। कौन कौन से? मेल में कौन से पाए जाएंगे? एक्स वाई, और फीमेल में क्या पाए जाएंगे? एक्स एक्स। तो ये कुछ जानकारी रही आपके लिए गुणसूत्र के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये हमारी दूसरी वीडियो है, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।